हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा मंथन क्यूबी सीरीज में होने वाला है आपका हिंदी विषय। हिंदी विषय का आप लोग का प्रथम चैप्टर के गद्य एवं पद के दोनों चैप्टर को हमने करवा लिया, जिसमें हमने गुरु नानक प्रथम चैप्टर एवं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा दोनों गद्य एवं पद का कंप्लीट करवा दिया था। उसी प्रकार से आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर 2 लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें आप लोग का गद्य खंड में आपका विष के दांत हैं चैप्टर और पद खंड में रसखान के सवैये हैं। तो इन दोनों को हम लोग आज की इस वाले वीडियो में इसका अर्थ समझने वाले हैं तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 2011 से 24 तक पूछा गया है। तो वीडियो इन्फॉर्मेट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों जो चैप्टर है विष के दांत एवं रसखान से ज़्यादा आपका जो विष के दांत हैं, यह दोनों चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो आप अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि आज की क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, तथा जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो उनको हम लोग बतला दें कि हमारा ये जो मंथन क्यूबी सीरीज है, यह आपका हर एक विषय का क्वेश्चन बैंक का सीरीज करवाया जाता है हमारे द्वारा, जिसमें आप लोग का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी पूछा गया है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसका फ्री में नोट्स भी मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से आपको नोट्स को प्रोवाइड करवाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 गद्य खंड के बारे में। गद्य खंड में आप लोग का गद्य यानी कि कवि थी कहानी में आपका चैप्टर 2 है विष के दांत। विष के दांत है आपका कहानी नंबर 2 इसका आपका गद्य खंड का। इसके जो राइटर हैं, इसके जो कवि हैं, उनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा, जो कि यही हैं, ये बहुत ही फेमस कवि हैं। तो चलिए पहले कोई भी पाठ को हम लोग शुरू करते हैं तो उसके कवि परिचय को जानना जरूर रहता है। तो चलिए ये जो आपके नवीन विलोचन शर्मा हैं, इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि इनका जीवन कैसा था। तो देखिए आपके जो लेखक हैं वह है नलिन विलोचन शर्मा। सबसे पहले तो इनका हम लोग जन्म की बात करें तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हमारे अपने बिहार के पटना में आपका बंदरघाट एक जगह है, बंदरघाट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यह जन्म से ही कौन से भाषाभाषी थे? तो यह भोजपुरी भाषी थी। चूँकि हमारे बिहार का सबसे प्रमुख एवं फेमस भाषा है भोजपुरी, तो यह हमारे बिहार ही के थे। इनका जन्मजात भाषा था भोजपुरी। यह इनके पिता का नाम हम लोग बात करें तो इनके पिता का नाम था राम अवतार शर्मा। इनके जो पिता थे यह दर्शन और संस्कृत में बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही ज्येष्ठ हैं। और यह जो नलिन विलोचन शर्मा हैं, इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी कि सबसे बड़े बेटे थे। इनका स्कूल का पढ़ाई पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नलिन विलोचन शर्मा का स्कूल का पढ़ाई कहाँ हुआ था? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में इनका स्कूल का पढ़ाई हुआ था। बाकी आगे इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किया था। यह सब जानकारी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका स्टार्टिंग का पढ़ाई आपसे पूछा जाता है। और इनका अंत में पूछा जाता है मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु हो गया था। कोई भी लेखक होता है तो लेखक के बारे में इतना ही पूछा जाता है, उनके पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, वो किस भाषा के थे, उनका पढ़ाई कहाँ हुआ और वह उनका मृत्यु कब हुआ। और उसके बाद कोई भी लेखक का एक प्रमुख चीज़ पूछा जाता है, वह है आपका कोई भी लेखक का पूछने वाला प्रमुख उनका रचना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में यह कभी कभी पूछ लेता है किसके कौन रचना है। तो इनका प्रमुख रचनाएं की बात करें तो दृष्टिकोण, वरना आलोचनात्मक ग्रंथ। कहानी में बात करें तो केसरी कुमारी के नरेश संघ, फिर नकेन 2, उसके बाद आप इनका है प्रयोगवाद,
ये सब इनका कुछ इनके ही रचनाएं हैं। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं इनके चैप्टर पे। यह जो इनका चैप्टर है इसका नाम है विष के दांत। विष के दांत। विष के दांत अगर आप इसका अर्थ समझिएगा, इसका नाम देखिएगा, तो इसके नाम से लगता है कि यह विष के दांत एक कोई जानवर उनवा होगा, सांप, इससे डायरेक्ट समझ में आता है कि विष के दांत, जैसे जिसका दांत विष से भरा हुआ हो। तो वैसा कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे यह जो विष के दांत हैं इसका अर्थ है, इस चैप्टर में बतलाया गया है कि जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, जो मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें लिंग आधारित किस प्रकार भेदभाव किया जाता है और उसको कैसे तोड़ हो सकता है। लिंग आधारित भेदभाव मतलब कि बहुत जगह लड़का एवं लड़कियों के आधार पर भेदभाव करता है, लड़की को ज़्यादा माना जाएगा या लड़का को ज़्यादा माना जाएगा, इस प्रकार का हर मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर देखा जाता है। तो यह एक घर का ही कहानी है जो कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लाया गया है, जो कि आपका मध्यम वर्ग में जितना भी विरोधाभास चीज़ है उस सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस कहानी के में आप एक थे रहते हैं आदमी जिनका नाम है सेन साहब। सेन साहब एक थे सेन साहब का एक थे कार था जो कि एकदम काली चमचमाती कार थी, जो इनको बहुत ही प्यारा था। इसका प्राइज एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सेन सर की नई मॉडल कार कितने रुपए की थी, तो आपको बतलाना होगा 7,500 का। 7,500 का इनका यह जो गाड़ी था ये 7,500 का थी। इसका रंग कैसा था, तो यह काला रंग का था। ये इनको बहुत ही प्यारा था। ये जो सेन साहब हैं इनको बहुत ही प्यारा था इनका। यह अपने बच्चों को अपने गाड़ी के आसपास भी नहीं भटकने देते हैं। इनके बच्चा की बात करें तो इनकी कुल 5 पुत्रियां थीं, 5 बेटी थीं और मात्र एक बेटा था, जो कि इनको बहुत ही प्यार करते थे अपने बेटे का। वह सब घर भर में सबसे छोटा था। तो 5 बेटियां का भी नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 5 बेटी का क्या नाम था। तो 5 बेटी का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। यह उनके 5 बेटियों का नाम था। और उनका एकमात्र जो बेटा था जिसका नाम था खोखा उसे प्यार से कहा जाता था, वरना उसका नाम था कासू। तो देखिए इस कहानी में प्रमुख यह है कि यह जो आपका कासू था, इनका खोखा जो था इनका बेटा, यह बहुत ही शरारती था, बहुत ही लाड बिगाड़ में बगड़ा हुआ था। और इनका जो कार था जो सेन साहब का, जिसको किसी को छूने भी नहीं देते थे, उसके साथ यह हमेशा लगता रहता था कार के साथ, परंतु वह कुछ भी नहीं करते थे, मतलब एकदम बिगाड़ के रख दिए थे। इनका सेन साहब का एक ड्राइवर था और ड्राइवर का बेटा था एक मदन। तो मदन और इस खोखा में हमेशा झगड़ा होते रहता था छोटे मोटे बात पर, और उसमें हमेशा खोखा जीत जाता था। और ये जो खोखा है इसको उसके पापा मतलब कि सेन साहब अपने ही तरह एक बिजनेसमैन चाहते थे, इंजीनियर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। यह चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, इसलिए उसको बचपन ही से गाड़ी उड़ी से छेड़छाड़ करने देते थे और यह कह देते थे कि वह यह जो गाड़ी उड़ी है एक साथ खेलेगा तो यह इंजीनियर का खूबी इसमें आएगा। तो एकदम बिगाड़ के रखे हुए थे। और घर में जितने भी कायदा और कानून थे वह सब सेन साहब के 5 बेटियों पर लागू होते थे। मतलब कि वह उनकी बेटी कस के हंस नहीं सकती है, घर के बाहर नहीं निकल सकती है, वरना खिड़की से बाहर नहीं झांक सकती है। मतलब घर के जितने भी कायदा कानून थे वह सब उनकी 5 बेटियों की थी। और यह जो खोखा था यह इसके लिए कोई भी कायदा और कानून नहीं था। इसलिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा घर के हर एक मामलों में अपवाद था। मतलब हर एक नियम एवं कानून जितना भी बनाया जाता था हर एक चीज़ में यह खोखा जो है यह बदमाश था। ठीक, तो खोखा मेनली यही है इस चैप्टर में। उसके बाद इसके लास्ट में चैप्टर में होता क्या है कि जो मदन होता है, मतलब ड्राइवर का जो बेटा है मदन, वह कुछ बाहर के लड़कों साथ बैठ करके लट्टू खेलता होता है।
लट्टू जिसे नचाया जाता है रस्सी से मार करके, वह खेलता है। मदन बाहर के लड़कों के साथ देखते हैं। तो कासू आ जाता है, मतलब कि यह खोखा आ जाता है उसके पास। खोखा आता है तो उससे कहता है कि मैं भी खेलूँगा, मतलब जिद करने लगता है। तो लेकिन इन लोग इससे मना कर देते हैं कि यह नहीं खेलेगा। उसी पे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो लट्टू खेलना उनके झगड़ों का कारण था। और इसी में यह जो मदन है यह खोखा का मार करके 2 गो दांतें तोड़ देता है, 2 गो दांत इसका तोड़ देता है। अब मारपीट में तो यह जो मदन है यह इसका दांत तोड़ दिया। अब खोखा तो एकदम लाठ बेर से बगड़ा। तो इसको मदन को लगा कि अब इसके घर से इसको निकाल दिया जाएगा, वरना बहुत मारा जाएगा, इसके पापा मारेंगे। क्योंकि जब भी यह जो मदन है अपने कासू से लड़ाई करता था तब इसको मार दिया जाता था, मदन को पीट दिया जाता था। तो इस बार वह चुपके अपने घर में गया मदन रात को। तो वहाँ पे गया तो देखा कि उसके पापा जैसे ही उसको देखे तैसे ही उसको गला लगा लिए। गला लगाने का कारण यह था क्योंकि उसने जो काम किया था उससे घर में उसके जो खोखा है उसके प्रति जो लाड प्यार था उसके विरोध में एक ठे नया जागृति हो। तो इसीलिए यह जो मदन है इसको कहानी का नायक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो भी घमंड था इस खोखा के अंदर उसको मार करके दांत कबार करके उसका सारा का सारा घमंड निकाल दिया। तो मेनली इस चैप्टर में यही चीज़ है, आपका बाकी कुछ नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका चैप्टर 2 जो पद खंड है। पद खंड में आपका चैप्टर 2 है रसखान के 2 ठे सवैया हैं, रसखान के 2 ठे सवैया हैं। तो चलिए उसको हम लोग लगाते हैं, क्योंकि आपका जो 20 के दांत हैं 20 के दांत में हम लोग आपका राइटर का परिचय भी बता दिए और थोड़ा मोड़ा जो कहानी था वह भी बता दिए। बाकी ये आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 पद की ओर। तो आपका पद खंड की बात करें तो पद खंड में आप लोग का चैप्टर 2 में पढ़ना है रसखान के सेवैयों के बारे में। सेवैये, अब यहाँ पे सेवई मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि अलग अलग किसी भी हिंदी साहित्य में बहुत तरह का लेख, निबंध, कहानी, कविता, सेवैयाँ, छंद, बहुत तरह के चीज़ होते हैं। तो इनके जो पद होते थे इसे हम लोग सेवैया कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग को 2 सेवैया के बारे में पढ़ना है। पहला आपका है प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका। और आपका जो दूसरा सेवैया है इसमें आप लोग पढ़ना है करील के कुंजन ऊपर वारे, करील के कुंजन ऊपर वारे। तो इन दोनों जो आपका सेवैया हैं इसके लेखक यही आपके रसखान हैं। तो इनका जो रसखान है इनके जीवन परिचय की जब हम लोग बात करते हैं रसखान का, तो इनका जीवन का जन्म का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इनके केवल 2 ठे रचनाएं हैं मिले आज तक, जिसमें एक ठे प्रेम वाटिका और दूसरा आपका रसखान सुजान रसखान। तो यह जो प्रेम वाटिका है यह 1610 में लिखा गया था। तो ये जो प्रेम वाटिका है इससे यह पता चलता है कि ये जो रसखान थे यह पहले पठान वंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में। लेकिन जब मुगल राजवंश का आया था शासन भारत में तब पठान वंश को भगा दिया गया था। तब यह जो रसखान थे यह पठान वंश को छोड़ करके उसके बाद यह ब्रज में आकर के बस गए थे, पठान वंश को छोड़ करके यह ब्रज भूमि में आकर के बस गए थे। तो बस इनके बारे में यही जानकारी मिलता है। और पूछा जाएगा कि यह किसके समकालिक थे, मतलब कौन मुगल वंश का कौन सा शासक इनको पठान वंश हटाया था। तो इनका जहांगीर आपको बताना होगा। जहांगीर के चलते यह उनको वहाँ से भागना पड़ गया था और वह फिर ब्रज में आकर के ब्रज में कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए थे। तो रसखान जो थे रसखान के 2 ठे अभी तक ग्रंथ मिले हैं, एक है प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका 1610 में लिखा गया था, जिससे यह पता चलता है कि रसखान पठान वंश में उत्पन्न हुए थे, परंतु वहाँ पे मुगल वंश का आधिपत्य के कारण वह ब्रज भूमि में आकर के बस गए थे और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। तो इतना ही
रसखान के बारे में जानकारी मिला है। अब बात करें इनका जो सवैये हैं दोनों, इस सवैये से क्या पता चलता है, तो इनका एक एक अर्थ हम बतलाने जाएंगे तो बहुत ही समय बीत जाएगा। हम आपको इन दोनों का निष्कर्ष बतला देते हैं, निचोड़ जिसे कहते हैं वह बतला देते हैं। पहला सवैया का बात करें तो जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। तो देखिए रसखान है, इनके दृष्टि से जो कृष्ण भगवान है, हमारे कृष्ण भगवान, वह कृष्ण भगवान को माली कहा गया है और माता राधा को मालिन कहा गया है। मालिन मतलब जो उपवन में काम करते हैं उसे हम लोग माली और माली कहते हैं। जो खेती में बगीचा उगीचा का देखभाल करता है उसे हम लोग मालिन कहते हैं। तो रसखान है, इसके अनुसार यह जो कृष्ण भगवान और राधा माँ है, यह माली और मालकिन है। यह किस चीज़ के हैं, तो यह प्रेम रूपी वाटिका को यह जो है मालिन है। रसखान के अनुसार जो कृष्ण भगवान हैं, इन्हें चोर कहा गया है। किस चीज़ का चोर कहा गया है, तो माता जो राधा हैं उनके चित्त का चोर कहा गया है। चित्त का चोर यानी कि उनके मन का चोर। यह जो कृष्ण भगवान है, यह माता राधा का जो मन है, इनका जो भी सोचने समझने का क्षमता है, इनका मोहब्बत, इनका मन, इनका समय, सब चीज़ चुरा लिए हैं। इसीलिए जो राधा माँ है यह केवल कृष्ण भगवान के बारे में सोचती रहती हैं। तो पहला सवैया में यही आपका बतलाया गया है कृष्ण भगवान और राधा माँ के बारे में। आपका जो दूसरा सवैया जिसका नाम है आपका करील के कुंजन ऊपर वारे, इसमें यह बताया गया है कि कृष्ण भगवान वह पूरे सृष्टि के देवता हैं। मतलब वह चाहेंगे तो सृष्टि में कुछ भी कर सकते हैं। उनका सृष्टि पास हर एक तरह का सृष्टि का सुख सुविधाएं हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का सुख सुविधा हो उनके पास हैं, परंतु वह अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके वह अब यहाँ पे गोकुल धाम में आकर के केवल नंद के गायों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, गायों के चराने का काम करते हैं। तो वही कृष्ण कहते हैं कि इतना बड़ा जो व्यक्ति हैं, जो इनके पास दुनिया का हर एक सुख सुविधा है, वैसे सुख को वह त्याग करके केवल नंद के गायों को चलाने का काम करते हैं। तो यही जो इनका छवि है कृष्ण भगवान का, उसी के बारे में ये जो रसखान है यह अपना दूसरे छवैये में बतला रहे हैं। तो रसखान के दो छवैये हैं आप लोग का हमने बतला दिया। प्रेम आयनी श्री राधिका, जिसमें कृष्ण भगवान और राधा माँ के प्रेम के बारे में बतलाया गया है, और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारे, जिसमें यह बतलाया गया है कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ छाड़ करके केवल एक सामान्य जीवन भांति त्याग करके एक समान जीवन यापन करने के लिए एक चरवाहा बन गए हैं, गायों को चराने का काम करते हैं। तो यही उनके चरित्र चित्रण के बारे में दूसरे सवैये में कहा है। तो इस प्रकार से हमने आप लोग का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का गद्य एवं पद की बात करें। गद्य एवं पद में आपका विष के दांत का कहानी हमने बतला दिया आपको, तथा लेखक का परिचय बतला दिया। और रसखान का जो भी 2 सवैया था, तो रसखान के बारे में जितना भी जानकारी अभी तक प्राप्त है उसको हमने बतला दिया, तथा दोनों सवैया का निष्कर्ष बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आप लोग का आगे 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव चैप्टर 2 से, जो कि आपका गद्य खंड और पद खंड दोनों के चैप्टर 2 से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए अब उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं आपके सामने और उसका हल करवाते हैं। तो देखिए, आपको बात करें हम लोग पहले गद्य खंड की। गद्य खंड में आप लोगों को जो विष के दांत चैप्टर है, इसका आज तक 2011 से लेकर के 2024 के बीच में कुल 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 6 ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 बार रिपीट किया गया है 6 ही क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो हमने आपको बतलाया था खोखा घरेलू हर एक नियम कानून में अपवाद था। दूसरा है विष के दांत कहानी का शीर्षक लिखें। तीसरा विष के दांत कहानी का नायक। चौथा है मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, कासू व मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, और सेन साहब व उनके मित्र बातचीत क्या हो रही थी। तो यही आपका 6 प्रश्न है पूछा गया। चलिए इस 6 प्रश्नों का उत्तर फटाफट से हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आप लोग का आंसर शुरू करते हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न था खोखा किन मामलों में अपवाद था,
तो सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। पुत्र का आविर्भाव तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, अर्थात सेन साहब की पुत्र का नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए थे। इसलिए खोखा जीवन के नियम में अपवाद था, साथ साथ घर के नियम में भी अपवाद था। हमने आपको बताया था कि खोखा सबसे छोटा था घर में, जो कि यह बहुत ही बाद में जन्म लिए थे। उसकी 5 जो बहनें थी वह बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, तब जाके वह जन्म लिया था। यानी कि जब सेन साहब लोग बूढ़ा हो गए थे तब जाके वह जन्म लिया था। तो एक तरह से यह अपवाद हुआ शारीरिक मामला में, और घर के नियम का जो भी था उसमें भी यह अपवाद था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हम लोग बात करें, आपका दूसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा है। आप लोग का विष के दांत कहानी का आपका सारांश पूछ रहा है। तो सारांश में आप लोग, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। सारांश में यही आपको बताया जाएगा कि इसमें 5 बेटियां थीं नलिनी विलोचन शर्मा की। 5 बेटियां में सब सुशील थीं, बेटा अपवाद था और इंजीनियर बनाना चाहते थे अपने बेटा को। इस प्रकार से आप पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि विष के दांत कहानी का नायक कौन है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यह जो विष के दांत कहानी है इसके नायक मदन है। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा बड़ा करके थोड़ा सा कि विष के दांत कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का चरित्र है जो उससे उसके खुद की राय इन नेताओं के भावना निष्कर्ष कहा जाता है। भावा सबसे अधिक प्रभावशाली है, बुराई के अंत करने वाला ही नायक होता है। कहानी के अंत में मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने से कहानी में वह अन्याय सहन नहीं करता। नायक की पहचान है निर्भरता और सहारिकता है। यह दोनों गुण मदन के अंदर मौजूद है, अतः कहानी का नायक मदन है। तो आप लोग को लिखना होगा कि कहानी का नायक मदन है, क्योंकि कोई भी नायक होता है वह किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं देख सकता है। तो जो नायक इसमें कहानी का नायक है मदन। कहानी में देखिएगा तो मदन कोई भी अन्याय नहीं देखता है, जैसे ही उसको गुस्सा आता है वह मदन का 2 दांत तोड़ देता है। तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ से आंसर देख सकते हैं। अगला चौथा नंबर प्रश्न था आपका कि मदन हक्का बक्का क्यों हो गया। तो मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि उसके पिता हमेशा उसको पीटते रहते थे। लेकिन एक दिन मदन दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला गया तो अंधेरे में उसका पैर लोटा से गिर गया। लोटे की ठन ठन आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। गिरधर मदन के पापा का नाम है। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने को तैयार में आज छाती से हाथ में बांधकर खड़ा हो गया, परंतु उसके जो पिता थे वह उसको गले से लगा लिए थे, इसलिए मदन हक्का बक्का रह गया। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आपका अगला जो है 5वां नंबर प्रश्न है कि कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का मदन के मन में देश और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहीं पहुंच गया, खेलना चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना कर दिया। इस पर कासू ने गुस्सा चला दिया। मदन ने भी उसके 2 दांत तोड़ दिए मार के। तो इस प्रकार से आप 5वां का उत्तर लिख लीजिएगा। आपका अगला जो है 6ठा नंबर प्रश्न आपका पूछ रहा है 6ठा नंबर की सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हो रहा था। तो उनका पढ़ाई लिखाई का बातचीत हो रही थी। किसी पत्रकार महोदय के छोटे बच्चे तारीफ कर उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, पर पत्रकार महोदय ने जवाब देने से पहले सेन साहब को उठ के पत्रकार महोदय को जवाब देने से पहले ही सेन साहब ने उठकर बोला कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ। बार बार यही दोहराते रहे। जब पत्रकार महोदय ने पूछा गया कि तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे को जेंटलमैन जरूर बनाऊंगा, चाहे वह कुछ बने या ना बने, उससे हर काम करने की आज़ादी होगी। तो बातचीत में यही हो रहा था, सभी लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो मदन के जो खोखा के जो पापा थे सेन साहब, वह खुद से उठ के बोलने लगे कि मैं अपने खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, दोहराने लगे। लेकिन पत्रकार जो थे वह कहें कि हम अपने बेटा को हम जेंटलमैन बनाएंगे अपने बेटा को, चाहे वो कोई भी नौकरी करे, उसको हर एक चीज़ का आज़ादी होगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा विष के दांत का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। फटाफट से हम लोग रसखान वाला लगाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को शुरू होता है रसखान का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रसखान में भी 6 ही क्वेश्चन पूछा गया है जितना आपका विष के दांत में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि माली मालकिन किसे और क्यों कहा गया है, यह 2012 और 15 में पूछा गया है। दूसरा रसखान रचित सवैये का अर्थ लिखें, यह 2014 में पूछा गया है। और तीसरा है आपका भावार्थ लिखना है,
या लुट की कमरिया पे पूरा आपका जो दूसरा नंबर जो भी एथी था, दूसरा नंबर सवैया जिसका नाम है करील के कुंजन ऊपर वारे, इसका अर्थ लिखना है आपको। करील के कुंजन जो आपका जो दूसरा नंबर था वही है पूरा, उसका अर्थ लिखना है आपको यहाँ पे। फिर कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, फिर व्याख्या करना है आपको कि रख इन अखियन पे ब्रज के बनबाग तिहाड़े, इसकी व्याख्या करना है। और फिर आपको अर्थ लिखना है मन पावन चिचोर पलक ओट नहीं करी सके। तो आपका 3 ठे तो इसमें व्याख्या ही करना है और 3 ठे प्रश्न है। तो चलिए तीनों का हम लोग 6 का उत्तर आप लोग फटाफट से करवा देते हैं। तो देखिए आपका पहला और दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। पहला नंबर आपका प्रश्न है कि माली मालकिन किसे और क्यों कहा गया है। तो कवि ने कृष्ण राधा को माली मालकिन कहा गया क्योंकि राधा और कृष्ण भी प्रेम रूपी वाटिका के रखवाले और माली मालकिन भी हैं, अर्थात यह दोनों प्रेम के ही या फिर त्रवास रूपी वाटिका के युगल रूप है। जिस तरह माली मालकिन के सहयोग से वाटिका की शोभा पाती है, वैसे ही प्रेम स्वरूप राधा व प्रेम रूप कृष्ण के युगल रूप में प्रेम की पुष्टि हो पाती है। तो हमने स्टार्टिंग में बतलाया था कि माली मालकिन कवि रसखान ने माली मालकिन कृष्ण भगवान और राधा माँ को माना है, उसी को यहाँ पे लिख देना आप लोग को। दूसरा नंबर है कि रसखान चरित्र रचित सवैये का भावार्थ लिखना है। तो रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण के साथ उनकी एक वस्तु कवि को सर्वाधिक प्यारी है। रसखान रचित सवैये में ब्रज भूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैयों में उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि की सभी वस्तुएं सुखदायक हैं क्योंकि यहाँ कृष्ण का अवसर हुआ था। सवैये में कवि को कृष्ण की लाटुकी और कमरिया लेकर नंद के गांव को चराने की आकांक्षा भी होती है। तो सवैया जो लिखे हैं रसखान कृष्ण भगवान का, उसमें इन्होंने कृष्ण भगवान का सारे भक्ति एवं भावनाओं को लिखा है तथा उनकी हर एक चीज़ को बतलाया है जो वह करना चाहते थे। जैसे कि रसखान चाहते थे कि वह कृष्ण भगवान की लुकटी और कमरिया लेकर नंद के गांव को गायों को चराना चाहते थे। तो यही आपको लिख देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह आपके दूसरे सवैये जो करील के कुंजन ऊपर वाले हैं उसका अर्थ इसमें पूछा जाता है। तो इसमें लिखता हूँ आपको कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक करील के कुंजन ऊपर वाले काव्य पाठ से ली गई है। रसखान कवि कहते हैं कि जो स्वयं तीनों लोक का मालिक है वह उसे त्याग कर एक छोटी सी लकुटी और कंबल लेकर चरवाहा बना हुआ है, जिसकी सुख सुविधा के लिए 8 सिद्धियां 9 निधियां सदैव तत्पर है। वह वैसे सुख सुविधा को त्याग कर नंद के गांव को चलाना भूला हुआ है। यह कृष्ण की लोक छवि की तुलना विराट लोकतर छवि से की गई है। यहाँ कृष्ण के लोक कल्याण मानव रूपी को सफल चित्रण हुआ है। दूसरी पंक्ति में महाकवि रसखान ब्रजभूमि में राधा कृष्णा के मय मनाते हुए उनका प्रति अगाध आस्था का श्रद्धा रखते हैं। कवि कहते हैं कि वह स्वयं अपनी आँखियों से ब्रजभूमि का दर्शन करेगा एवं स्वयं को धन समझेगा। रसखान के मन के भीतर एक व्यग्रता, बेचैनी, तड़प ब्रजभूमि के सौंदर्य की देखने परखने, उस भूमि के बागों तवन तालाबों को दर्शन करने की है। तो देखिए पहला जो पंक्ति है उसमें यह कवि ने बतलाया है कि जो स्वयं तीनों लोक का मालिक है वह एक छोटा सा लकुटी और एक कंबल लेकर के चरवाहा बना हुआ है, जिसके लिए 8 सिद्धियां 9 निधियां तत्पर है। वह अपना सुख त्याग कर नंद में गायों को चराने का काम करता है। और दूसरे पंक्ति में बतलाया है कि कवि अपना अंदर का भीतर का बेचैनी बतलाता है, अपना तड़प बतलाता है कि वह किस प्रकार से चाहता है कि वह ब्रज भूमि के सौंदर्य को देख सके, परख सके, उस भूमि के बागों वनों व तालाबों का दर्शन कर सके। तो दूसरे पंक्ति में कवि अपने बेचैनी, अपने आंतरिक भावनाओं को बतलाया है कि वह ब्रज भूमि जाने के लिए कितना तड़प रहा है, कितना उसके अंदर इच्छा है। तो यही आपको लिख देना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका चौथा नंबर जो प्रश्न है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर हमने आपको पहले भी बतला दिया कि कृष्ण ने माता का राधा का चीज चुरा लिया है इसलिए चोर कहा गया है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि रसखान कवि इन आखिन 100 ब्रज के बनवाया तड़ाक तिहारे, इसका अर्थ बताना है। तो प्रस्तुत दोहे कवि राधिका के माध्यम से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है। जिस दिन से श्री कृष्ण की आंखें 4 हुई हैं उस दिन से उसकी सुख बुझ जाती है।
पवित्र चित्र को चुराने वाला कृष्ण के पलके हटाने से बादू भी अनायास उस मुख को छवि देखने के लिए विवश जाती है। वस्तुतः कवि यह बताना चाहता है कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है। मतलब यह जो आपका पंक्ति है, यह साफ बात यही कहना चाहता है कि कृष्ण भगवान माता राधा के इस प्रकार आंखों में बस गए हैं कि वह अपनी आंखों से केवल उनको ही देखना चाहते हैं, अपने आंखों में हमेशा के लिए बसाना चाहते हैं। तो आप 5वां नंबर का उत्तर यहाँ से लिख दीजिएगा, चौथा का यहाँ से उत्तर लिख दीजिएगा। अब हम लोग आपके अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 में। आपका अगला जो अंतिम प्रश्न है, इसमें भी आपको व्याख्या करना है। मन पावन चिच्चोर पलक ओट नहीं करी सके, इसका आपको व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति कवि रसखान लिखित दोहे सोठा से उद्धत है। इसमें कवि ने कृष्ण राधा कृष्ण के रूप को सौंदर्य की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि उसके हृदय में दोनों युगल रूप इस प्रकार स्थापित हो गए हैं कि अहर्निश से उसे देखना चाहते हैं। तात्पर्य है कि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय रूप को इतना लुभ हो गया है कि उनकी आंखों हर क्षण एक तक उसी रूप को देखती है। अतः इसमें कृष्णा की प्रति कवि के प्रेम की अभिव्यंजना की है। तो मतलब इसमें कवि जो हैं रसखान, वह अपना बताते हैं कि वह किस प्रकार कृष्ण भगवान को केवल देखना चाहते हैं, एक टक उनको ही बस देखना ही चाहते हैं और कुछ इस संसार में नहीं चाहते हैं। तो 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का हमने आपको हिंदी का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2, इसका पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। कॉन्सेप्ट का मतलब इसका अर्थ तथा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया। तो आशा करते हैं कि आपको आज की इस वाले वीडियो में मज़ा आया होगा। और अभी तक जो इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास शेयर करके इसको जोड़ दीजिएगा। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो नए हैं उनको हम लोग बतला दें कि हमारा जो ये वीडियो थी है सीरीज़ है, यह आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड मिलता है। यहाँ पे फ्री में नोट्स पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ मैसेज करिएगा तो आपको हर एक नोट्स में फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। तथा आपका रोज़ का रोज़ रेगुलर क्लास होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।